चलिए आज अपन एक हाउस वायरिंग का टास्क उसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले माना कि आपको एक ऑफ़र आया, मतलब किसी एक मकान की बिल्डिंग जो नई बनी है उसकी वायरिंग करने का एक ऑफ़र आता है। तो पहला तो ये कि आपको थोड़ा सा अपने आसपास के एरिया में अपनी इमेज बनानी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रिकल है, अच्छा इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है। तो एक बार इमेज बन जाए उसके बाद आपको जैसे कोई ऑफ़र मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक काम करना है कि आपको जॉब मिला है, आपको जिस क्षेत्र की जो वायरिंग का आपको ऑफ़र मिला है, आपको एक टास्क मिला है, तो उसमें आपको कंज्यूमर से थोड़ा डिस्कस करना है। मतलब जो ग्राहक है, कंज्यूमर मतलब जो ग्राहक है, जो जिसके घर में आपको वायरिंग करने जा रहे हैं, उससे आपको डिस्कस करनी है कि पहले कि आपका लोकेशन और आपकी आवश्यकता क्या क्या है। जैसे मान लो कोई शोरूम वगैरह है तो उसमें ऐसी लाइटें आपको लगानी पड़ेगी। जैसे शो केस में है तो वो लाइटें लगानी पड़ेगी। नहीं तो एक सामान्य है, तो एक घर के अंदर सामान्य मकान है तो उसमें आपको क्या क्या आवश्यकता है, कितने पॉइंट्स की आवश्यकता है। एक कमरा है जिसमें आपको एक लाइट पॉइंट, एक फैन पॉइंट है, या 2 पंखे लगाने हैं या 1 पंखा लगाना है, ये सारा डिस्कशन करना है। वो आपको ग्राहक से पहले आपको ये संपर्क करके और डिस्कशन करनी पड़ेगी कि उसकी उपभोक्ता की आवश्यकता क्या है, उसका आपको निर्धारण करना है। वो उसके पास में जो मान लो उसका रिक्वायरमेंट है, कितने पॉइंट उस कमरे में होने चाहिए। ऐसा न हो कि आप आवश्यकता से अधिक पॉइंट लगा दें या फिर आवश्यकता से कम लगा दें, जो आपकी उसके उपभोक्ता की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो। तो ऐसी कैसी वायरिंग करके गया तो उसने ये पॉइंट यहाँ दिया नहीं, यहाँ देना चाहिए था, यहाँ अतिरिक्त दे दिया जहाँ ज़रूरत नहीं थी। तो ये सारी चर्चा आपको उस मकान मालिक से करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप वायरिंग की शुरुआत करेंगे। कि स्टार्टिंग जो करनी है आपको कि एक तो उसका रिक्वायरमेंट पूछ लेनी है, उसके बाद उसका बजट देखना है कि आपको कौन सी वायरिंग करवानी है। चाहे तो आप मकान अगर कंप्लीट हो गया है, प्लास्टर वगैरह हो गया है, और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमें इस घर की वायरिंग करनी है तो उसमें आपको सरफेस कंक्रीट करनी पड़ेगी। अगर मकान बन रहा होता है, प्लास्टर बाकी है और केवल कंस्ट्रक्शन हुआ है तो अंडरग्राउंड करना है, तो उसको ये अपन सजेशन कर सकते हैं कि अंडरग्राउंड वायरिंग करनी है तो उसके लिए पहले से नाली बनानी पड़ेगी और पाइप पहले से आपको बिछाना पड़ेगा और बाद में उसके वायर खींचे जाते हैं। तो ये मेथड जो है वो उस ग्राहक से डिस्कस करके और निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न में आप वायरिंग करवाना चाहते हैं। तो पहला तो ये निर्धारण करना है कि उसका बजट कितना है और कौन सी वायरिंग करवाना चाहता है। ये करने के बाद आप उसके मकान का नक्शा लेंगे। नक्शा लेकर के उसमें उस कमरे में आवश्यकता कितनी है उस पॉइंटों का निर्धारण करना है कि इतने पॉइंट इस कमरे में रिक्वायरमेंट रहेगी, बेडरूम है या किचन है या ड्राइंग रूम है। तो ये डिस्कस करने के बाद फिर आप उस मकान का विज़िट करेंगे। विज़िट करके एंट्री से देखेंगे कि एंट्री कहाँ से है, मेन बोर्ड कहाँ लगेगा, और मेन बोर्ड से नेक्स्ट जो कमरा है उसमें लाइन आप किस रास्ते से ले जाएंगे, वो रास्ता कौन सा रहेगा जो नज़दीकी रास्ता हो। ऐसा ना कि आप मेन लाइन जो है वो घुमा फिरा के ले जाएं और वायर का कंजम्पशन बढ़ जाए और उसका एस्टिमेट बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि वायरिंग करते समय उसका एस्टिमेट भी बहुत ज़्यादा न हो। तो इसके लिए मकान का नक्शा ले करके ना आपको विज़िट करना है कहाँ से लाइन इसमें जाएगी, और एक कमरे से दूसरे कमरे में लाइन को पहुँचाने के लिए कौन सा रास्ता रहेगा। तो वो पहले जैसे प्लान ले लिया आपका, प्लान में आप रफली ऐसा मार्किंग करेंगे। जो मार्किंग की जाती है वो डायग्राम जो होता है वो लेआउट डायग्राम। अपन चर्चा करेंगे कि डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में डायग्राम 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है लेआउट डायग्राम। लेआउट डायग्राम में ये होता है कि लैंप पॉइंट, फैन पॉइंट और उनकी स्थिति को दिखाया जाता है। जैसे ये आपका शो करता है कि लैंप पॉइंट यहाँ है, ये फैन पॉइंट है, ये लैंप पॉइंट है, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये आपको डिस्टेंस देखने के लिए, स्थिति देखने के लिए। दूसरा होता है सर्किट डायग्राम या कनेक्शन डायग्राम। तो इसमें आपका कनेक्शन कैसे होंगे वो अपन अगला डायग्राम फिर बनाएंगे। और उसके बाद एक तीसरा और होता है इंस्टॉलेशन डायग्राम, जो आपको कैसा दिखेगा, जिसमें आपको बाहर ही दिखाना है कि पाइप वगैरह ऐसा लगेगा, बोर्ड यहाँ लगेगा तो ऐसा दिखेगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 3 तरह के डायग्राम हो गए। पहला तो लेआउट जिसमें केवल स्थिति दिखाई जाएगी, दूसरा होता है सर्किट डायग्राम जिसमें कनेक्शन दिखाए जाते हैं, और तीसरा इंस्टॉलेशन डायग्राम जो ऐसा दिखेगा, एक इमेज बाहर से अगर बोर्ड लगाएं या पाइपलाइन जाएगी तो यहाँ से ऐसी दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायग्राम से उस ग्राहक को संतुष्ट करना है आपको। उसके बाद अगला काम करना है वायरिंग का। तो इसमें ये चीज़ भी आपको दिखानी है, और उसमें दिखाते समय ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है और कुछ एक स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही वायरिंग होनी चाहिए। स्टैंडर्ड में ये है कि आपका जो स्विच बोर्ड है वो फर्श से कितना ऊंचा रखना है, एक जैसे होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि फर्श के ऊपर जो है एक बोर्ड तो नीचे आ रहा है, एक बोर्ड ऊंचा आ रहा है, और उसकी पहुंच से ज़्यादा अगर स्विच बोर्ड आपने इतना ऊंचाई पे लगा दिया तो उसको ऑपरेट कैसे करेगा। तो ये ऑपरेट करने के लिए भी हमें ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड में क्या क्या रूल्स दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको स्विच बोर्ड कितनी फर्श से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। पंखा जो है आपने पंखे के लिए पॉइंट दिया है, तो पंखा कितनी दूरी पर होना चाहिए, कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, ताकि वो कोई कैजुअलिटी नहीं हो। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले जैसे लेआउट बनाना है, तो लेआउट एक एग्जाम्पल के रूप में माना कि एक कोई मकान है, उसका नक्शा इस प्रकार से है, और मकान के नक्शे में कमरा नंबर डाल दो 1 2 3 4 ऐसे, और जैसे ये बड़ा हॉल है, उस हॉल के अंदर कितने पॉइंट लगेंगे, तो पॉइंटों का निर्धारण करना है। वो आप डिस्कस करके, जो कंज्यूमर है या ग्राहक है उससे आप डिस्कस करके और पॉइंटों का निर्धारण करें। निर्धारण करने के बाद उससे सामग्री मंगवानी है, या अगर आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं सामग्री समेत, अगर आप ठेका लेते हैं किसी मकान के वायरिंग का, तो उसमें आपको एक अनुमान लगाना पड़ेगा कि इसमें वायर का कंजम्पशन कितना होगा, एसेसरीज कितनी लगेगी, और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसमें लेबर कितनी मिलेगी। उसके बाद जा कर के फाइनल अमाउंट देना है कि आपको इतने का ये कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। या फिर अगर मटेरियल मकान मालिक लेके आता है तो उसके मटेरियल का ये एस्टिमेट भी देना है आपको, तो वो भी उसके अनुसार ही देना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आवश्यकता से अधिक सामग्री मंगवा ली, या फिर आपने मटेरियल का कम एस्टिमेट दिया और बार बार में टुकड़ों में, नहीं भाई ये इतना वायर कम पड़ गया, थोड़ा और लाना, 50 फीट वायर कम पड़ गया और लाना, इस प्रकार से, या ये कोई आइटम कम पड़ गया। तो ये भी एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन की एक पहचान है कि एक बार में ही सारा एस्टिमेट जितनी रिक्वायरमेंट है पूरा लिख करके उसको दे दे, ताकि सामग्री आ जाए, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेआउट डायग्राम से आपका मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितना है ये देखा जाता है, और इसमें डिस्टेंस मेंटेन होगी, इसमें डिस्टेंस जो है वो शो होगी, इसमें दिखा करके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप में इसमें कितना मटेरियल लगेगा, वायर की लंबाई कितनी होगी, पाइप। चलिए अपन वायरिंग की शुरुआत करते हैं। वायरिंग की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले माना कि लाइन हमारी इस जगह से आ रही है, ये न्यूट्रल आया और फेज़ और न्यूट्रल यहाँ से आ रहे हैं। मेन हॉल की एंट्री का जो लाइन है वो सिचुएशन देख ली, इसके पास से माना कि यहाँ से फेज़ और न्यूट्रल आ रहे हैं, तो आपको जो फेज़ जो है वो सीधा स्विच के एक टर्मिनल पे लगा देना है, यहीं से लूपिंग हो करके और अगले स्विच के पॉइंट पर, यहीं से लूप हो करके अगले स्विच तक, और यहीं से लूप हो करके अगले स्विच में, सारे स्विचों का लूपिंग कर देना है। इस प्रकार से फेस को सारे स्विचों में लूपिंग करके एक जगह कनेक्शन दे देने हैं। क्योंकि ये जो हमारी जो वायरिंग है, ये वायरिंग पूरी पैरेलल होती है, सारे लैंप वगैरह सारे पैरेलल में होते हैं। फेज़ और न्यूट्रल दोनों को पहुंचाना होता है। फैन पॉइंट है, चाहे सॉकेट हो, चाहे लैंप पॉइंट हो, उन सब को पैरेलल में, तो वायरिंग सारी पैरेलल में होगी, जिसमें न्यूट्रल जो है वो सब में कॉमन दिया जाता है और फेज़ स्विच के थ्रू दिया जाता है। अब न्यूट्रल जो आया है, अगर आपका ये सॉकेट है बोर्ड में, तो न्यूट्रल इस सॉकेट में देना है, और यहीं से न्यूट्रल को बाहर निकाल के इस सॉकेट के बाद, माना कि हमारी जो पाइपलाइन है वो डॉटेड लाइन जैसे दिखा रखी है, पाइपलाइन यहाँ जा रही है, तो ये जो न्यूट्रल वायर है यहाँ से हो करके इस लैंप पॉइंट में जाएगा, पहले वाले लैंप पॉइंट में, जहाँ भी आपका नज़दीक का है,
उसके द्वारा यहीं से लूप होकर के और इसी रास्ते से होता हुआ अगले पॉइंट में जाएगा न्यूट्रल, और यहीं से लूपिंग करके और आप अगले पॉइंट के लिए दे देंगे। और अगर इसके नज़दीक में आपको, क्योंकि ये शाखा भी आपको जोड़नी है, तो यहीं से आप न्यूट्रल का वायर निकाल के इस पाइप के थ्रू आप इस पॉइंट में जाएंगे और यहीं से इस पॉइंट में देना है, और इसी से लूप लेके आपको अगले इस पॉइंट में देना है। तो हमारा जो एक न्यूट्रल का कनेक्शन देने का जो क्रम है ये पूरा हुआ। यहाँ से जैसे ये एक सॉकेट में से न्यूट्रल निकला है, वो सीधा लैंप पॉइंट में यहाँ से आगे सीलिंग रोज, पंखे के लिए जो सीलिंग रोज लगा रखा है, वहाँ से अगले पॉइंट में और यहाँ से अगले पॉइंट में देते हुए सब जगह न्यूट्रल अपन दे देते हैं। तो ये न्यूट्रल जो है वो लूपिंग होकर के सब जगह पहुँच जाता है। अब बारी आती है फेज़ की। फेज़ सीधा आपने सभी स्विचों में एक साथ कनेक्ट कर दिया। अगर आपको लाइन आगे ले जानी है तो यहाँ से फेज़ आगे देंगे, वरना इस लाइन का जो नियंत्रण यहीं से हो रहा है तो फेज़ यहाँ तक ही संतुलित रहेगा, यहाँ तक आकर के ना रुक जाएगा। अब हर पॉइंट का हाफ वायर जो स्विच के बाद लगता है, इसे हम हाफ वायर कहते हैं, अर्ध तार। हाफ वायर है मतलब इस पॉइंट का इस स्विच बोर्ड से कंट्रोल है, तो इसका एक हाफ वायर अपन लेके आएंगे। जो हाफ वायर कहलाएगा, जो इस पॉइंट का हाफ वायर इसके रास्ते से, रास्ता वो देख लेना जहां आपका पाइप लगा हुआ है, उस रास्ते से होता हुआ इससे जुड़ जाएगा। अब चूंकि हमें इस सॉकेट को भी कंट्रोल करना है, तो सॉकेट के ठीक नज़दीक वाला स्विच ही अगर काम में लेते हैं अपन, हमेशा ये ध्यान में रखना है कि सॉकेट के ठीक पास वाला जो स्विच है वो उससे नियंत्रण करना है। तो इस सॉकेट के पास में लगा हुआ स्विच का ये हाफ वायर, ये भी निकला है वो हाफ वायर, इससे लूप कर दिया तो सॉकेट में चला गया। तो ये जो स्विच है वो सॉकेट का हो गया। अगला एक स्विच है इस लैंप पॉइंट का हो गया, और इस फैन के लिए अगर रेगुलेटर है तो ये रेगुलेटर के थ्रू जाएगा, नहीं तो ये सीधा अगले पॉइंट के लिए चला जाएगा। रास्ता इसका ये देखना है कि अगर इस पाइप के थ्रू जा रहा है तो इस पाइप के थ्रू ये रास्ता इस पॉइंट के लिए पहुंच गया। ये आपका हो गया हाफ वायर। हाफ वायर मतलब उस पॉइंट से स्विच तक जाने वाला तार जो है उसको हम हाफ वायर कहते हैं। अगला हाफ वायर अगले पॉइंट का, वो भी आपको स्विच बोर्ड तक लाना है, तो इसको इस पाइप के रास्ते से जहाँ जहाँ आपका पाइप घूम रहा है उस रास्ते से होते हुए आपको लाना है, और इसको आपको अलग से जो स्विच दिया है दूसरा अगला, उसको स्विच को दे देना है। तो ये आपका हाफ वायर ये हो गया। अब इस फैन का आपको देना है, तो इस फैन का भी जहाँ पाइप जा रहा है उसके रास्ते से होता हुआ उस लाइन को ले जाना है, यहाँ से इस पाइप के सहारे होता हुआ आपके रेगुलेटर के थ्रू, पंखा है तो रेगुलेटर के थ्रू जाएगा, वो स्विच में जुड़ जाएगा। अगले पॉइंट की जो लाइन आपको ले जानी है, ये हाफ वायर आया। ये भी क्योंकि हमारे पास में जो पाइप का रास्ता जो है उसी रास्ते से आपको ले जाना है, तो एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5 और 6, एक स्विच और देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये भी पॉइंटों की संख्या इसमें 6 पॉइंट है। इसका भी हाफ वायर आएगा, इसका हाफ वायर भी इसी रास्ते से होकर के आएगा, इस पाइप के थ्रू होता हुआ, इस पाइप के थ्रू होता हुआ इसी रास्ते से होकर के और यहाँ लगेगा, जिसमें हमें एक स्विच की और आवश्यकता पड़ेगी। तो हम एक स्विच और बना देते हैं इसका, इसी में एक स्विच और दे दिया, और यहीं से फेस तार दे दिया इसको। तो ये वायरिंग हमारा एक ब्लॉक की कंप्लीट हो गई। एक ब्लॉक की वायरिंग ये है। अब इसमें अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो पाइप जाने वाला है उसमें कितने कंडक्टर आए, तारों की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 तार यहाँ जाएंगे। ये लेआउट में दिखाया जाता है, ऐसे एक लाइन खींच के 6 तार, यहाँ से जो पाइप जाने वाला है उसमें 6 तार यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर आपके 2 तार हैं तो 2 को सिंगल ऐसे लाइन शो की जाती है, वो लेआउट डायग्राम में, जो आपने पहले जो पढ़ा है वो लेआउट डायग्राम में इस प्रकार से खींची जाएगी। यहाँ पर आपके 4 हैं तो एक लाइन खींच करके यहाँ इस पाइप में
4 तार जाएंगे, यहाँ पर 2 तार जा रहे हैं, यहाँ पर 2 तार जा रहे हैं। तो इस तरह से एक ब्लॉक हमारा इसकी वायरिंग हमने कंप्लीट कर दी है। अब इतना करने के बाद आप वायर का अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी वायर की क्वांटिटी कितनी चाहिएगी। इसके साथ साथ स्विचों की संख्या, अब जब आप ये वायरिंग कंप्लीट कर लें, ऑन पेपर पे ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो अपने स्विचों की संख्या भी मालूम पड़ जाएगी। इसमें जितने पॉइंट हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 और एक सॉकेट का 7, तो इसमें स्विच लगेंगे, एक सॉकेट लगेगा। तो ये अनुमान लगाने के लिए भी ये ड्राइंग ज़रूरी है। अब अगर जैसे ये दूसरा हिस्सा हो गया इसका पार्ट 2, एक ही कमरे का एक पार्ट ये रहा, दूसरा 2 पार्ट कर दी क्योंकि वायरों का लोड बहुत ज़्यादा। अगर मान लो कंट्रोल एक जगह करना होता तो ये सारे हाफ वायर एक जगह लाने पड़ते, तो हमने इसके 2 पार्ट कर दिए। 2 पार्ट करके इस प्रकार से कर रखा है। तो ठीक सिस्टम अपना वही है। अब अपना फेज न्यूट्रल इस बोर्ड को लाना है। इस बोर्ड के लिए आपको फेज और न्यूट्रल लाना है। तो ये जो लाइन इस बोर्ड में जा रही थी, यहीं से आप लूपिंग करके और इस बोर्ड के लिए फेज लेके आएंगे। और ये फेज अपना सिस्टम यही है कि फेज सीधा स्विच में जाएगा, यहाँ से निकल के अगले स्विच में, यहीं से निकल के अगले स्विच में, और ऐसे क्रमशः सभी स्विचों में आपका फेज पहुंचा दिया जाता है। तो ये आपकी वायरिंग का दूसरा जो भाग है, दूसरा हिस्सा। न्यूट्रल यहीं से लूपिंग करके, बोर्ड के अंदर से लूपिंग ले सकते हैं, ये बोर्ड के अंदर ही लेना है ये लूपिंग। और ये न्यूट्रल जो जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ बोर्ड पे एक सॉकेट और देना है, तो न्यूट्रल यहाँ दे करके फिर इसी न्यूट्रल को हम आगे ले जाएंगे, जहाँ से हमारी जो लाइन जा रही है उसका पाइप जहाँ आपने बिछा रखे हैं। तो न्यूट्रल इस पॉइंट को दिया, इसी पॉइंट से लेकर के आगे इस पॉइंट को चला गया, यहीं से इस पॉइंट को चला गया, यहाँ से आगे आकर के इस पॉइंट को चला गया। तो ये न्यूट्रल हमने सभी पॉइंटों को दे दिया। अब हाफ वायर पहला तो सॉकेट के ठीक पास वाला जो है ये स्विच है, इसका हाफ वायर आया, वो सॉकेट को दे दिया। तो ये सॉकेट स्विच से कंट्रोल हो गया। अब प्रत्येक पॉइंट का हाफ वायर यहाँ इस स्विच बोर्ड तक लाना है। तो माना कि ये पॉइंट नज़दीक आ रहा है, यहीं से एक तार लिया हमने, जो ये एक पॉइंट को दे दिया। दूसरे पॉइंट से जो हाफ वायर निकला है, वो जो रास्ता आपका पाइप का जो रास्ता है, उसी रास्ते से होता हुआ इस पॉइंट को जाएगा। फैन है तो रेगुलेटर साथ में होगा। अगला जो पॉइंट का हाफ वायर जिस रास्ते से होकर के पाइप लगा है, उस रास्ते से होकर के जाएगा, वो उस पॉइंट तक पहुंच गया। और अगला जो है एक पॉइंट बच रहा है, जो उसकी यहाँ तक पहुँच गया है। तो ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हुई। अब आप जो है ये देख लें कि इस बोर्ड के लिए आपको कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी, कितने पॉइंट इसमें लगे हुए हैं। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतना मटेरियल जो है वो आप मकान मालिक को पहले से ही एस्टिमेट बना के दे दें कि इतनी इतनी सामग्री की आवश्यकता होगी। ये आपका हो गया वायरिंग डायग्राम। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एक हॉल के अंदर हमने बहुत सारे जो पॉइंट हो गए, पॉइंटों की गिनती लगा दी कि इसके अंदर टोटल पॉइंटों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट हो गए। इसलिए इसका एक पृथक सर्किट होगा। मतलब इस हॉल में जो आपने फेज न्यूट्रल दिए हैं, इसके साथ अब और कमरे की लाइन इसके साथ आपको नहीं जोड़नी है। अब आपको सेपरेट मेन स्विच से लाइन आपको लानी है। माना कि सेपरेट मेन बोर्ड आपका यहाँ पर है। मेन बोर्ड आपका, अगर मेन बोर्ड आपका यहाँ पर है, जिस पे ठीक मीटर के पास लगा हुआ मेन बोर्ड, जिसमें फ्यूज़ लगे होंगे, ऐसे फ्यूज़ लगे होंगे, या एमसीबी होगा या फ्यूज़ होंगे, तो हर एक
सर्किट का अलग अलग फ्यूज़ होगा। जो 10 पॉइंट हो गए तो आपको सर्किट अलग बनाना है, या पावर प्लग है तो उसके लिए आपको अलग सर्किट बनाना है। तो माना कि हमारा ये फ्यूज़ बोर्ड है, फ्यूज़ बोर्ड से हमने इस हॉल की लाइन दे रखी थी पहले। तो यहाँ अगर एमसीबी बॉक्स है तो एक न्यूट्रल लिंक होगा यहाँ पर, तो सारे न्यूट्रल जुड़ेंगे, और फेस के लिए सेपरेट एमसीबी अथवा फ्यूज़ लगा होगा। तो न्यूट्रल जो मेन मीटर से जो आ रहा है वो इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो एक मेन मीटर का ये कनेक्शन हो गया। अब यहाँ से जो न्यूट्रल है वो इस हॉल के लिए आपने दे दिया, क्योंकि इसमें 10 पॉइंट से अधिक हो गए इसलिए ये एक पृथक से सर्किट बन गया। इसका जो फेस था वो फेस तार इन सब को कॉमन करके मेन लाइन से जुड़ा हुआ है ही है, और एक कटआउट मतलब इसका आउटपुट, एक एमसीबी का आउटपुट या फ्यूज़ का आउटपुट वो एक हॉल में दे दिया आपने, ताकि ये एक सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चूँकि हमें इस कमरे की लाइन को और मतलब पूरे मकान में अगले कमरे की लाइन आपको ले जानी है, तो हम मेन बोर्ड से फेज़ और न्यूट्रल सेपरेट लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा एक हॉल में 10 पॉइंट हो चुके हैं। इससे अधिक इसी से फेज़ लूपिंग लेकर के नहीं लिया जा सकता। हम अगला फेज़ एक सर्किट अलग से ले लेंगे, ये पृथक से सर्किट फेज़ और न्यूट्रल लिंक से आपका न्यूट्रल ये लेके अपन अगला जो हमारा कमरा है इसमें हमने लाइन जोड़ दी, वो लेके गए हम फेज़, सीधा फेज़ जाएगा आपका स्विच बोर्ड में। स्विच बोर्ड में प्रत्येक स्विच के साथ फेज़ को लूप करके जोड़ देना है। ऐसे करके हमने फेज़ सभी जगह पहुंचा दिया है। अब न्यूट्रल यहाँ से आता है, पहले तो हम सबसे पहले इसको स्विच बोर्ड में ही ले जाएंगे। इस न्यूट्रल को हम स्विच बोर्ड में ले जाएंगे, जहाँ हमें ज़रूरत है सॉकेट के लिए न्यूट्रल की आवश्यकता, हमें सॉकेट के लिए ज़रूरत है तो हम सॉकेट में ले गए। सॉकेट से लूपिंग करके और जहाँ आपकी कंडक्ट पाइपलाइन बिछा रखी है, अभी मैं कॉमन जोड़ देता हूँ। मैं रास्ता आपका जहाँ आपके पाइप जा रहा है उस रास्ते से जाएगा, और न्यूट्रल जैसे एक लेन पे दे दिया, यहीं से लूप निकाल के दूसरे फैन में या एग्जॉस्ट फैन में यहाँ से लूपिंग करके अगले फैन में, और यहाँ से लूप करके और अगले पॉइंट में। तो इस प्रकार से न्यूट्रल सभी पॉइंटों में लूप दे करके पहुँचा देना है। और हाफ वायर जो कि पॉइंट से स्विच बोर्ड तक आते हैं, हाफ वायर, जैसे ये हाफ वायर आ गया, ये हाफ वायर एक स्विच के लिए हो गया, तो ये हमने इस स्विच को दे दिया। दूसरा हाफ वायर था वो अगले स्विच के लिए दे दिया हमने। तीसरा हाफ वायर वो हमने अगले स्विच को जोड़ दिया। चौथा हाफ वायर इस पॉइंट को दे दिया। इस प्रकार से हमने सभी के हाफ वायर जोड़ दिए, और ये सॉकेट के लिए स्विच का हाफ वायर दे दिया। तो ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई इस किचन की लाइटिंग सर्किट। अब हम चाहते हैं कि हमारा जैसे रसोई घर है उसमें पावर प्लग भी देना है। तो पावर प्लग का रूल्स ये है कि पावर प्लग के लिए आपको मेन बोर्ड से सेपरेट लाइन ले जानी है। यहाँ पर हम 2 पावर प्लग लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मेन बोर्ड से पृथक से सर्किट, जिसका एक कटआउट इसमें लगा हुआ है, मेन बोर्ड से फेस तथा न्यूट्रल जिसमें एक फ्यूज़ लगा है और न्यूट्रल लिंक है, तो यहाँ से हम इसका पृथक से पावर सर्किट अलग से लेके जाएंगे, जहाँ हमारा पावर पॉइंट लगा है, और रास्ता जहाँ आपका पाइप मिलेगा उस रास्ते से हो करके, और ये फेज़ इस पावर प्लग को दिया जाता है। इस प्रकार से ये सेपरेट लाइन आएगी मेन बोर्ड से, और एक सर्किट के साथ 2 पावर प्लग लग सकते हैं अधिकतम। तो
इसी से लूप निकाल के, इसी से कनेक्शन करके इनकमिंग से ही, ये इनकमिंग तार हो गया, यहीं से लूप निकाल के आप अगला पावर पॉइंट है उसमें दे देंगे। और ये आपका स्विच का आउटपुट वो हाफ वायर आपका हो ही गया, ये हाफ वायर हो गया। अब न्यूट्रल भी मेन बोर्ड से आपको न्यूट्रल लेकर के चलना है, तो ये मेन हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, उसका न्यूट्रल लिंक है, उससे आप न्यूट्रल ले करके जो आपका रास्ता है उस रास्ते से हो करके और इस पावर प्लग में न्यूट्रल दे देंगे और यहीं से लूपिंग निकाल के अगला पावर पॉइंट हमारा ये है। तो ये दो पावर पॉइंट हमारे जुड़ गए। तो ये काम हुआ आपका पावर पॉइंट का। तो पावर पॉइंट में भी सर्किट आपका पृथक से बनेगा, जो मेन बोर्ड से सेपरेट लाइन ली जाएगी। इस प्रकार आप पूरी घर की जो वायरिंग है यही सिस्टम क्रमशः करते जाएं, और जहां आपको लगता है कि पॉइंटों की संख्या बहुत अधिक हो गई है तो आप मेन बोर्ड से पृथक से एक सर्किट खींच के ले जाएं। तो ये पूरे घर की वायरिंग इस प्रकार से होती रहेगी। सर्किटों की संख्या, घर छोटा है या बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है कि इसमें कितने फ्यूज़ लगेंगे। तब सर्किट आपको मकान की लोकेशन देखने के बाद ये आइडिया लगेगा कि मकान अगर मान लो बड़ा है, संख्या ज़्यादा है, तो फिर वो 10 पॉइंट से ज़्यादा हो गए तो आपको अलग सर्किट बनाना है, या 8 पॉइंट है या 4 पॉइंट है। जैसी जैसी आप सुविधा अगर चाहते हैं तो 4 पॉइंट का भी अलग से एक सर्किट बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके मकान का जो मालिक है उससे आप डिस्कस करके कितने सर्किट बनाए जाएं, कितने फ्यूज़ लगाएंगे या कितनी एमसीबी लगाई जाए, ये निर्णय आपको उस समय लेना है। वो आपसे डिस्कशन करके, अगर मान लो वो चाहे कि नहीं हमारे 4 कमरे का अलग सर्किट बनाना है और 2 कमरे का अलग सर्किट बनाना है, तो फिर वो उस हिसाब से आपको लाइन ले जानी है। ठीक है, तो ये आपके घर की वायरिंग हो गई। अब रही बात सामग्री की, कि सामग्री किस टाइप की होती है, और प्रैक्टिकली अपन देखेंगे कि अलग अलग एसेसरीज़ हैं तो किस टाइप की होती है, उसे कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, और एक कमरे की वायरिंग अगर मान लो उसमें फॉल्ट आ गया तो अपन किस प्रकार उसको फॉल्ट को रेक्टिफाई करेंगे। फॉल्ट को हमें टेस्ट भी करना है, टेस्ट करने के साथ फिर उसको सुधारना है, तो उसमें कौन कौन से फॉल्ट की संभावना है तो वायरिंग में, ये देखेंगे। और प्रैक्टिकली जो मटेरियल है उसको भी देखना है। तो इस ड्राइंग के आधार पर आप वायरिंग का अनुमान लगा सकते हैं।